आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ 5 मिनट कुछ बात करूंगा। पहला तो ये कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो वो ये सोच रहे होंगे कि सर ये अचानक यूट्यूब के ऊपर हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं। अब तो हमें ये पता है। तो अगर आपको ये वीडियो दिख रही है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि सर ये चाहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई 11th का स्टूडेंट हो तो उसको आपने हमारी ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करनी है। इससे उसका भी बेनिफिट हो जाएगा और हमारा भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो आप वीडियो बना रहे हैं ये हम YouTube के ऊपर बना रहे हैं, तो स्टूडेंट YouTube के ऊपर वीडियोस को देख सकता है, थोड़ा बहुत हमें YouTube से मार्जिनल से इनकम हो जाती है, पर हम ये चाहते हैं कि इसका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बढ़िया हो। तो कैसे बढ़िया एक्सपीरियंस हमने आपके लिए किया है, समझिए। स्टूडेंट सोचता है कि मैं YouTube पर जाऊंगा और मुझे प्लेलिस्ट मिलेगी, लेकिन वहां पर लर्निंग डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। YouTube आपको अपने तरीके से गाइड करने लगता है, आपको आसपास ना ऐसी चीजें दिखाई देंगी और आप उसमें मिसगाइडेड हो जाते हैं, या फिर फ्लो कंटिन्यूसली प्रॉपर नहीं बन पाता है। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने आपके लिए एक बढ़िया तरीका बनाया है। जो लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको सर्च करना है गगन कपूर क्लासेस। मैं सर्च करता रहता हूं इसलिए मेरा सर्च में फटाफट आ गया। आप इसको सर्च कर लीजिएगा। सर्च करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट आएगी गगन कपूर क्लासेस, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। क्योंकि मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूं इसलिए लेआउट हो सकता है मोबाइल पर आपको डिफरेंट दिखाई दे। वहां पर लाइब्रेरी के साथ में ये सीबीएसई कॉमर्स का हमने एक सेक्शन बनाया है। ये हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कि फ्री में एक्सेस करते हैं। फ्री में जिन्हें भी करना हो, जो यूट्यूब पे जा रहे हैं, उनके लिए ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप यहां पर आइए और क्लास 11th कॉमर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर जो आपका वेब पेज हमने बनाया है ये क्लास 11th ऑनलाइन कोर्स है, फ्री कोर्स है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट मिल गया। आपको YouTube पर अब सर्च करने की जरूरत नहीं है। सर मैं जर्नल एंट्रीज सीखना चाहता हूं, रिवाइज करना चाहता हूं, तो यहां पर आप आएंगे। देखिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने सीधा चैप्टर के ऊपर क्लिक किया, ओके जर्नल, जर्नल खुल गया। तो जर्नल में हमने यहां पर बता रखा है कि हमने पढ़ाया हुआ है इंट्रोडक्शन के जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड बता रखा है, और फिर हमने अदर ट्रांजैक्शंस बता रखी हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज बता रखी हैं, ओपनिंग एंट्री बता रखी है, और फिर वन शॉट रिवीजन करवा रखी है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका एक्सपीरियंस YouTube के मुकाबले में बेहतर है। दूसरा, जब यहां से आप आएंगे तो आप ज्यादा बढ़िया जो ढूंढ रहे हैं वो ज्यादा बढ़िया ढूंढ पाएंगे। हो सकता है ना मिले तो फिर YouTube का सर्च तो आपके पास में है ही। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, मैंने ये वन शॉट रिवीजन बनाया, आपने इसको क्लिक कर दिया तो अब आप YouTube पर पहुंच गए। मैनेज करना टफ लगता है। ठीक है। टैली प्राइम सिर्फ 750 रुपीस तो पर मंथ में बिजनेस मैनेजमेंट को इजी बनाता है। बिलिंग और इनवॉइसिंग फास्ट करो। यहां अब वेबसाइट से फ्रेंड्स आज हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। आप मेरी वेबसाइट से होते हुए यहां पर आ जाएंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको एक सिस्टमेटिक लर्निंग मिलेगी, और मेरी जो अर्निंग हो सकती है थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो बरकरार रहेगी। जिन स्टूडेंट्स को लगता हो कि सर ये डिस्ट्रैक्टेड है, हमें बिना एडवर्टीजमेंट वाला दे दो, तो उनके लिए नॉमिनल फीस रहेगी, वो उसको कर सकते। ठीक है। तो ये हमने आपको एक तरीका बताया कि अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो अगर वीडियो के नीचे हमने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
नहीं तो आप हमें अपना जो स्कूल का आईडी कार्ड है उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको अप्रोप्रिएट ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है। नाउ अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में पूछेंगे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थ्रू आउट योर लाइफ आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? थोड़ी देर में आपको ये पता लग जाएगा। हम अपने जीवन में बैंक अकाउंट तो खुलवाते ही खुलवाते हैं। एक जमाना था जब लोग बिना बैंक अकाउंट खोले हुए भी काम चला लेते थे, लेकिन अब तो आपको पता है कि सरकार छोड़ती नहीं है, बैंक अकाउंट खोलना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। तो जिसके पास भी बैंक अकाउंट है उसे जीवन भर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, पहले ये सिखाएंगे आज कि आखिरकार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। तो जैसा कि मेरी आदत है कि मैं आपको हमेशा बुक के साथ लिंक करके पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बाद में आप थोड़ा थोड़ा बुक को पढ़ के अपनी लर्निंग को इंप्रूव करें। हालांकि आजकल स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहते, लेकिन मेरी क्लास है तो मेरे ही रूल चलेंगे। तो मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक सिस्टम समझाने के लिए लिया है कि आखिरकार बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और हमें क्यों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है और वो क्या होता है। ये आज का मुद्दा है। जल्दबाजी नहीं, एक बार आराम से समझिए। तो हमने बोला कि आप कोई भी बिजनेसमैन हो तो उस बिजनेसमैन को बैंक में अकाउंट ओपन करना होता है। तो हमने एक डायग्रामेटिकली इमेज बनाने की कोशिश की कि आपको बता सकें कि देखिए, बिजनेसमैन गया और उसने बैंक में अकाउंट खोला। उसके एक से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन हम सिंपल बात करें, उसने एक बैंक में जाके अकाउंट खोल लिया। अब आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने पास जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं और आप अपने पास बनाते हैं कैश बुक। याद है ना, हमने चैप्टर पढ़ाया था कैश बुक। बिजनेसमैन के पास कैश बुक बनेगी और ये जो बैंक है, बैंक के लिए मैं एक कस्टमर हूं, बिजनेसमैन एक कस्टमर है, तो बैंक भी अपने कस्टमर का रिकॉर्ड बनाएगा। बैंक भी तो बिजनेस कर रहा है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, मेरा पैसा बैंक में जमा है, तो मैंने एक रिकॉर्ड बनाया। मैंने बैंक का रिकॉर्ड कहां पर बनाया? मैंने कैश बुक में बनाया। मेरी कैश बुक में बैंक का कॉलम बना हुआ होता है, ये आपको अच्छे से पता है। और वो जो बैंक है वो मेरा अकाउंट बनाएगा, मेरा रिकॉर्ड रखेगा और उसे मैं कभी भी बैंक से जाके मांग सकता हूं। तो मैं बैंक को जाके बोलूंगा, भाई साहब मेरी अकाउंट की स्टेटमेंट दे दीजिए। तो बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, वो ना अकाउंट नंबर के नाम से लिखता है, क्योंकि गगन कपूर के नाम से उसके पास तो बहुत कस्टमर हो सकते हैं। तो जैसे गगन कपूर कई हो सकते हैं लेकिन मोबाइल नंबर एक ही है, ऐसे ही बैंक के अंदर ना अकाउंट नंबर एक ही होता है। तो हम जाते हैं, हम कहते हैं भैया हमारे अकाउंट की स्टेटमेंट दे दो। हमारे पास जो कैश बुक बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, ये आपको पता है कि हमारी कैश बुक में दो साइड होती हैं। लेफ्ट वाली साइड जो होती है वो रिसिप्ट साइड होती है और जो राइट वाली साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है। इसको हम बैलेंस करते हैं और अपना बैलेंस निकाल लेते हैं। आपकी कैश बुक में बैलेंस फेवरेबल भी हो सकता है और ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। ये बातें हमने थोड़ी थोड़ी कैश बुक चैप्टर में आपके साथ की थी। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आप अभी से जान लो। मैंने यहां पर बताया कि बैंक ने आपकी एक स्टेटमेंट तैयार की है और उस स्टेटमेंट की शक्ल थोड़ी ऐसी होती है। स्टेटमेंट में डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, एक कॉलम डेबिट क्रेडिट का होगा, फिर एक कॉलम विड्रॉल का होता है, एक कॉलम डिपॉजिट का होता है और एक कॉलम बैलेंस का होता है। यानी बैंक अपने पास जो रिकॉर्ड बनाता है ना उसमें वो कहता है विड्रॉल, डिपॉजिट और बैलेंस। अब बच्चे को मैं बता दूं कि बेटे ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। आप जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट को नहीं समझा तो आपकी लर्निंग अधूरी रह जाएगी। इसलिए आपको यहां पर समझना है। कुछ बातें अभी सुन लेंगे, धीरे धीरे आप जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये आपको क्लियर होंगी। लेकिन अगर आपने ये अभी नहीं पढ़ा
तो बाद में आपको दिक्कत करेगी। ठीक है, आप कभी शीशे के सामने खड़े हो जाइए, तो शीशे के सामने आपकी मिरर इमेज बनती है, ऑपोजिट इमेज बनती है। ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने बैंक का अकाउंट खोलना है, और मैंने आपको बताया कि बैंक का अकाउंट मेरे लिए पर्सनल अकाउंट होता है। मैंने बैंक में मनी डिपॉजिट किया, ध्यान से सुनना, मैंने बैंक में मनी डिपॉजिट किया। कैसे डिपॉजिट किया? मुझे कस्टमर ने एक चेक दिया, वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक क्या होगा? डेबिट। यहां पर देखो मैंने लिखा है, मुझे जब चेक मिलता है तो मैं बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट करता हूं। ये दिखाई दे रहा है? आप बताओ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, आप बैंक को डेबिट करते हो या नहीं करते हो? अपने आप को इन्वॉल्व करो और मुझे बताओ। हाँ सर, चेक मिलेगा तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। किया ना डेबिट? क्योंकि मैंने कहा बैंक रिसीवर है तो मैंने डेबिट कर दिया। बैंक मेरे लिए एक पर्सन है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आप बैंक के पास जाइए, बैंक भी अकाउंटिंग कर रहा है। मैंने जो चेक बैंक को दिया था, तो बैंक कहेगा मुझे गगन ने चेक दिया, तो बैंक के लिए गगन क्या हुआ? गिवर हुआ। बैंक क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो मैं अपनी बुक्स में बैंक को डेबिट करता हूं, तो बैंक मुझे अपनी बुक्स में क्रेडिट करता है। मुझे नहीं पता कि आपको लग रहा होगा कि सर ये बातें ऐसी ना बेकार में कर रहे हैं, तो मैं बेकार में नहीं कर रहा, मैं बहुत बढ़िया बात आपके साथ कर रहा हूं और आपके नॉलेज को इतनी ऊपर लेके जा रहा हूं। जहां बाकी टीचर घबराते हैं, वो कह रहे कि बच्चा समझ नहीं पाएगा, मैं आपको छोटी सी बात समझा रहा हूं कि जब मैं अपनी बुक्स में बैंक को डेबिट करता हूं तो बैंक अपनी बुक्स में मुझे क्रेडिट करता है। सिंपल सा रूल है। मेरे लिए बैंक रिसीवर है, मैंने बैंक में पैसा भेजा, मैं क्या कह रहा हूं? बैंक इज रिसीवर, तो बैंक कह रहा है कस्टमर इज गिवर, तो मैं डेबिट करूंगा तो बैंक क्रेडिट करेगा। इसीलिए जब मुझे चेक मिला तो बैंक की स्टेटमेंट में क्रेडिट में डिपॉजिट होते हैं। कस्टमर ने क्या डिपॉजिट किया ये आपको क्रेडिट में मिलेगा। तो सर ऊपर क्रेडिट लिख दो, आम व्यक्ति समझने में दिक्कत करेगा, तो उन्होंने इसके ऊपर हेडिंग डाल दी डिपॉजिट। अच्छा, मैंने किसी को चेक दिया, पेमेंट दी, मैंने चेक दिया, चेक इशूड टू राहुल, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैंने बैंक को क्रेडिट किया क्योंकि मेरे बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक गिवर है। अब जब मैं यहां पर क्रेडिट करता हूं तो फिर बैंक डेबिट करता है, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर विड्रॉल, अगर कोई कस्टमर विड्रॉल करता है तो वो डेबिट में आता है। तो एक सिंपल सी चीज आपने समझनी है कि मेरी बुक्स और बैंक की बुक्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, मिरर इमेज है। मेरे पास अगर डेबिट है, रिसीट डेबिट है, तो बैंक के पास वो क्रेडिट कहलाएगा। अगर कोई बैंक क्रेडिट लिखता है कि बैंक ने कस्टमर को क्रेडिट किया, तो इसका मतलब बैंक में कस्टमर का पैसा डिपॉजिट हुआ। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो मेरी बुक्स और बैंक की बुक्स क्या होती हैं? ऑपोजिट होती हैं। जो ट्रांजैक्शन मैं डेबिट करता हूं, बैंक वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट करता है, और जो मैं क्रेडिट करता हूं, बैंक वो मेरे अकाउंट में डेबिट करता है। यानी हम दोनों एक ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरी कैश बुक में 5 लाख रुपए डेबिट बैलेंस है, तो बैंक को कहना चाहिए कि उसके पास कस्टमर का 5 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है। मेरे पास 5 लाख रुपए बैंक में डेबिट बैलेंस है, तो बैंक को कहना चाहिए कि मेरे पास कस्टमर का 5 लाख रुपीस का क्रेडिट बैलेंस है। समझ में आया कि बैंक और हमारे बीच में रिवर्सल चलेगा। लेकिन मैंने क्या लिखा कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हमारी कैश बुक एंड बैंक की स्टेटमेंट का बैलेंस सेम नहीं होता। मैंने क्या कह दिया? मैंने कहा भाई थ्योरेटिकली तो बच्चे को लगता है कि अगर मेरे पास बैंक का अकाउंट है और मेरे पास 5 लाख रुपए का बैलेंस आ रहा है, तो बैंक को भी कहना चाहिए ना 5 लाख रुपए का बैलेंस है। लेकिन बैंक ने यहां पर बैलेंस दिखाया मुझे 7 लाख रुपए। बच्चा उछलने लगा, कह रहा बैंक तो पागल है, मेरा 5 लाख का बैलेंस 7 लाख का दिखा रहा है। तो बेटे
यही हमने आपको समझाना है कि बेटे किसी भी पर्टिकुलर डेट के ऊपर हमारी कैश बुक का बैलेंस और हमारी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस सेम नहीं होता। तो सर ऐसा कैसे हो जाता है? इट इज नॉट एन एरर, ये कोई गलती नहीं होती, ये बैंकिंग का सिस्टम है जो मैं अब आपको समझाऊंगा। अब इसमें सोचो, अगर मेरी बुक्स बैलेंस कुछ और दिखाती हैं और बैंक की स्टेटमेंट बैलेंस कुछ और दिखाती हैं, तो सर ये तो कंफ्यूजन बना देगा ना भाई, कि सही कौन है और गलत कौन है। तो सही कौन है और गलत कौन है, इसका फैसला थोड़ी देर के बाद करेंगे। परंतु पहली तो मेरी कंफ्यूजन है। अच्छा, मैंने यहां पर 7 लाख लिख दिया। अगर मैं 7 लाख की बजाय यहां पर बैलेंस 3,40,000 लिख देता, तो फिर तो बच्चा पता नहीं क्या सोचता कि बैंक मेरे पैसे ही खा गया, बड़ी टेंशन में आ जाएगा। मैं तो जा रहा हूं कोर्ट में केस करने, पुलिस में कंप्लेंट करने, बैंक मेरे पैसे खा गया। नहीं, यह बात आपने याद रखनी है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हमारी कैशबुक और बैंक की स्टेटमेंट का बैलेंस सेम नहीं आएगा। और यह कोई गलती नहीं है, यह बैंकिंग सिस्टम है। और अगर ये बैंकिंग सिस्टम है तो सर इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है? इसी कंफ्यूजन को दूर करती है हमारी बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन दोनों के बीच के जो अंतर हैं उनको हमें समझाती है कि गगन जी, आपने जो बैलेंस निकाल रखा है अपनी कैशबुक में और जो बैलेंस बैंक में निकला है उसमें क्या अंतर है। और पूरे चैप्टर में यही हमने सीखना है। अब इसके कुछ रीजंस मैं आपको समझाता हूं। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, मोस्ट कॉमन रीजन होता है टाइमिंग डिफरेंसेस। सबसे कॉमन रीजन है टाइमिंग डिफरेंसेस। और ये टाइमिंग डिफरेंसेस आप सीखेंगे तो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को भी सीख जाएंगे। अब सर ये टाइमिंग डिफरेंसेस क्या होता है? अब मैं अगर स्टेटमेंट बना के दिखाऊंगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। आपने अपने फादर से पूछा कि पापा जब आप बैंक जाओगे ना मुझे साथ ले जाना। पापा कह रहे भाई बैंक जाने की आज तुम्हें क्या इच्छा मन में आ रही है? तो हमारे सर ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिखा रहे थे और वो बता रहे थे कि अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उसका मोस्ट कॉमन रीजन होता है टाइमिंग डिफरेंस। और उस टाइमिंग डिफरेंस को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने फादर के साथ जाइए। आपके फादर बैंक में गए, चेक मिला, आपको आज चेक मिला, तो आपने अपनी कैशबुक के अंदर एक एंट्री कर ली ना कि मुझे चेक मिला। आज की डेट में आपने एंट्री कर ली और बैंक के अंदर आपने 50,000 रुपीज बैलेंस को प्लस कर लिया। बताइए, चेक मिलेगा तो आप अपनी कैशबुक में डेबिट करेंगे, तो आपकी कैशबुक ने 50,000 रुपीज का बैलेंस इंक्रीज किया। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर बैंक रिकंसिलिएशन बनाने में दिक्कत होगी। आपको समझना है, मैंने जब बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया तो मेरा बैलेंस 50,000 बढ़ गया। अब मैं बैंक में गया, तो बैंक में जब मैं जाता हूं ना बेटे, अपने फादर के साथ आप जाइएगा, मदर के साथ आप जाइएगा, जो भी बिजनेस करते हैं वो आपको समझाएंगे, बड़े भाई बहन जो भी हैं, कि बैंक में जब मुझे चेक डिपॉजिट करना होता है ना, तो वहां पर एक ड्रॉप बॉक्स पड़ा होता है। बैंक वाले कहेंगे कपूर साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, पानी पीजिए और चेक को अपना उसमें ड्रॉप बॉक्स में डालिए और घर चले जाइए। मैंने कहा भाई देख, मेरे को कस्टमर ने चेक दिया है, मेरे अकाउंट में जमा कर और मुझे दिखा कि मेरा बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक कहता है कि गगन सर आपको चेक मिला है, बहुत अच्छी बात है, ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। मैंने कहा भाई ड्रॉप बॉक्स में तो चला गया, बैंक स्टेटमेंट में भी तो भेजो। वो कह रहे टाइम लगेगा। मैंने कहा कि भाई मैंने तो अपनी कैश बुक में एंट्री डाल दी है। बैंक वाला कह रहे टाइम लगेगा। आप अपनी कैश बुक में एंट्री डालकर आए थे, आपको पता है मेरी कैश बुक का बैलेंस तो 5 लाख रुपए है। आपने बैंक वाले को चेक ड्रॉप करने के बाद बोला अच्छा मेरी स्टेटमेंट निकाल। उसने स्टेटमेंट निकाली, तो जानते हो उसमें 50,000 रुपए का डिफरेंस आएगा। आप समझ जाओगे कि हाँ यार मैंने अभी तो चेक बैंक में ड्रॉप किया है, अभी यहां तक आया नहीं है।
फिर आप कहोगे यार क्या करते हो शर्मा जी, चेक को ड्रॉप बॉक्स में डलवा दिया। अरे मुझसे चेक ले लेते, यही एंट्री डाल देते, साथ साथ आपका और हमारा बैलेंस भी मिल जाता। तो शर्मा जी कहेंगे आप बहुत भोले हैं, बच्चा आपका बहुत भोला है, इसको समझाइए। आपको जो चेक दिया है किसी भी कस्टमर ने, वो उस बैंक का चेक नहीं है जिस बैंक में आप जमा करने जा रहे हैं। यानी हमारे देश में लाखों बैंक की ब्रांचेस हैं और ना जाने चेक लेन देन करने वाले कौन सी ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं हमें नहीं पता। मेरा अकाउंट अलग बैंक में है, आपका अकाउंट अलग बैंक में है, आपने मेरे को चेक दे दिया, मैं अपने बैंक में जाके जमा कर रहा हूं, तो मेरा बैंक वाला कहता है कि भाई ये चेक जो तूने मुझे अभी दिया है ना, ये चेक लेकर के मैं जाऊंगा आरबीआई के पास। सुनना, मैंने कहा भाई मेरा चेक लेके तू आरबीआई के पास करने क्या जा रहा है? कह रहा है भाई तुझे जिसने भी ये चेक दिया है उसके बैंक को मैं नहीं जानता, लेकिन हम सभी बैंक एक बैंक के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है आरबीआई। तो मैं तुम्हारा चेक लेके आरबीआई के पास जाऊंगा और आरबीआई को बोलूंगा कि मेरे कस्टमर ने मुझे इस बैंक के नाम का चेक दिया है। आरबीआई कहेगा ठीक है। फिर आरबीआई उस बैंक के साथ कम्युनिकेशन करेगा कि भाई हमारे पास एक बैंक है, उनके पास तुम्हारा एक चेक आया है। फिर वो बैंक वाला कहेगा यस आरबीआई, ये कस्टमर हमारा है, ये चेक भी बिल्कुल ठीक है और हम इसके पैसे देंगे। आरबीआई कहेगा लाओ दो, वो आरबीआई को पैसे देंगे और आरबीआई लाके हमारे बैंक को पैसे दे देगा। जब हमारे बैंक को पैसा दे देगा तो फिर बैंक की स्टेटमेंट में जाकर के उसकी एंट्री आ जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में 3 दिन लग गए। यानी कि मैंने अपनी कैशबुक में जो 50,000 की एंट्री डाल दी थी, मेरी कैशबुक का बैलेंस बदल गया था, बैंक को वो बैलेंस को बदलने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो सर मैं 3 से 4 दिन के बाद दोबारा जाऊंगा, तो इन 3-4 दिनों में फिर कोई और ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाएगी। तो इसका मतलब कभी भी आपका और बैंक की स्टेटमेंट का बैलेंस मिलने नहीं वाला, क्योंकि 4 दिन तक आप नहीं रुकोगे, फिर 4 दिन तक आप किसी को चेक दे दोगे, किसी से चेक ले लोगे, तो फिर डिफरेंस खड़े होंगे। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आपने छोटी सी बात समझनी है कि हमारा बैलेंस कैशबुक का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अक्सर बराबर नहीं होता है। सर उसका एक रीजन आपने बताया, मुझे मेरे स्टूडेंट ने फीस में चेक दे दिया, कह रहे गगन सर चेक ले लो, मैंने अपनी कैशबुक में एंट्री डाल ली, ये मैंने आपको सिखा दिया। तो मेरे बुक्स के अंदर क्योंकि एंट्री डल गई, तो मेरी बुक्स बता रही हैं कि बैंक का बैलेंस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बैंक के अंदर अभी एंट्री नहीं आएगी। मैं चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करूंगा, मेरा बैंक आरबीआई के थ्रू कलेक्ट करेगा, तब जाकर के वो मेरे बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। इस दौरान हमारा और बैंक का बैलेंस डिफरेंस रहेगा। मेरी कैशबुक ज्यादा बैलेंस दिखाती रहेगी और बैंक की स्टेटमेंट बैलेंस को कम दिखाएगी, क्योंकि वहां पर अभी तक उसकी एंट्री नहीं पहुंच पाई है। तो सर इसका मतलब हमारी बुक्स का बैलेंस ज्यादा होना चाहिए और बैंक की बुक का बैलेंस कम होना चाहिए। तो ये तो एक रीजन है। दूसरा रीजन सुनिए। दूसरा रीजन होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मेरे पास एक पर्सन आए, कह रहे गगन सर हम आपकी एडवर्टीजमेंट कर देंगे और आपकी एक वेबसाइट बना देंगे, आपकी एक ऐप बना देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वीडियो एडिट कर देंगे, आपके लिए सोशल मीडिया एक्टिवेट कर देंगे। मैंने कहा अच्छा पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, कर देना। कह रहे गगन सर 1 लाख रुपए का चेक दे दो। मैंने 1 लाख का चेक दे दिया। ऐसा समझ मत लेना कि मैंने दे दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। तो मैंने ये चेक दे दिया। जब किसी को मैंने ये चेक दे दिया तो मैंने अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, और जब मैंने किसी को चेक दिया है तो मेरे बैंक का बैलेंस जो मेरी कैशबुक बता रही है उसमें माइनस हो गया, 1 लाख रुपीज माइनस हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि मेरे बैंक का बैलेंस इतना है। मैंने जिसको चेक दिया, अब वो इस चेक को ले जाके अपने बैंक को देगा, उसका बैंक उस चेक को आरबीआई को देगा,
आरबीआई उस चेक को मेरे बैंक के पास भेजेगा और मेरा बैंक कहेगा हाँ जी गगन सर हमारे कस्टमर है, ये उनका चेक है, मैं इसकी पेमेंट करता हूं। वो इसकी पेमेंट करेगा। जब वो इसकी पेमेंट करेगा तब वो जाकर के मेरी स्टेटमेंट के अंदर 1 लाख रुपीस को माइनस करेगा। सर इसका मतलब हमारी कैश बुक में तो प्लस माइनस इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, तुरंत हो जाता है, और हमेशा बैंक वाला पीछे चल रहा होता है। तो चलो अगर आप इतनी भी बात समझ गए तो आप ये बात जरूर समझ गए कि भाई हमारा कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है बैंक का और बैंक के अंदर जो बैलेंस आ रहा है उसके डिफरेंसेस होना लाजमी है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सर मैं हमेशा आगे चल रहा हूं और बैंक हमेशा पीछे चल रहा है, तो ये भी सच नहीं है। इन दोनों रीजंस को मैंने नाम दिया क्या? टाइमिंग डिफरेंस। चेक इशू कर दिया मैंने, आज इशू कर दिया, लेकिन बैंक के पास पेमेंट के लिए पहुंचने में समय लगाएगा। सिमिलरली मैंने आज चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया और ये क्लियर होने में समय लगाएगा। इन दोनों ट्रांजैक्शंस में मैं बैंक से आगे चल रहा हूं। इन दोनों केस में मेरी कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में एंट्री होनी बाकी है, लेकिन और भी तो चीजें हो सकती हैं। जैसे मैंने यहां लिखा अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस और एरर्स। एरर्स बहुत कम होती हैं, हमारी साइड पे एरर ज्यादा होती हैं, बैंक साइड पे एरर कम होती हैं। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। आज के टाइम में ना जब भी हम कोई सर्विस लेते हैं ना तो वो नीचे से अपने आप कहता है कि मैं ना ऑटो डेबिट कर लूंगा, मुझे परमिशन दे दो, मैं ऑटो डेबिट कर लूंगा। मैं परमिशन देना नहीं चाहता लेकिन वो ले लेता है ऑटो डेबिट का, मजबूरी है। अब मैंने Amazon प्राइम की मेंबरशिप ली, उसने लिखा मैं ऑटो डेबिट कर लूंगा। अब क्या हुआ जी? अब जब डेट आई तो वो बैंक के पास गया, बैंक वाले ने उसको पेमेंट कर दी और मैंने अभी तक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्यों? आपको जानकारी नहीं थी। हो सकता है मुझे जानकारी नहीं मिली ऑटो डेबिट की, हो सकता है मुझे मैसेज आया लेकिन इतने मैसेज आते हैं मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो यानी कुछ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ज्यादातर बैंक में हो रखी होती है और हमारे पास अनरिकॉर्डेड होती हैं। मैंने क्या बताया? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक ने Amazon की पेमेंट कर दी, मुझको बता दिया। मेरी वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट वाले बहुत चालाक हैं, वो कहते हैं बैंक का अकाउंट का नंबर दो, कार्ड का नंबर दो, हम ऑटो डेबिट मारेंगे। वो ऑटो डेबिट मार देते हैं। तो यानी बैंक ने पेमेंट की तो बैंक ने एंट्री कर रखी और मेरे पास एंट्री नहीं हो रखी। यानी कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्री पहले बैंक में हो जाती है, मेरे पास बाद में आती है। ठीक है। जिन ट्रांजैक्शंस की एंट्री बैंक में हो रखी है और मेरे पास नहीं हुई, वो भी तो डिफरेंस पैदा कर रही हैं और गलतियां भी डिफरेंस पैदा कर रही हैं। यानी कि हमारे और बैंक के बैलेंस में अंतर की 3 मेन वजह होती हैं। एक होती है टाइमिंग डिफरेंस, एक होती है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, एक होती है एरर्स। आने वाले समय में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर इतनी एनर्जी सिर्फ इस बात पे लगाई कि भाई हमारी कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस सेम नहीं होता, होना चाहिए, दोनों ऑपोजिट होते हैं। और ये सेम क्यों नहीं होते? इसके 3 रीजन होते हैं। टाइमिंग डिफरेंस एक ऑब्वियस चीज है, लेकिन ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस और एरर्स, इनका सुधार होना चाहिए, इनका सुधार होना चाहिए। लेकिन वो क्वेश्चन बताएगा कि आपने उसका सुधार करना है या नहीं करना। आगे चल के क्वेश्चन कहेगा कि हाँ जी इन दोनों का सुधार कर दो, तो दीज शुड बी अपडेटेड इन द कैश बुक। क्योंकि बेटे मैं व्यापारी आदमी हूं, मेरे पास क्या है? कैश बुक है। मैं जो भी कर सकता हूं मैं कैश बुक के अंदर कर सकता हूं, इसलिए इन दोनों में से अगर कुछ काम मुझे करना पड़े तो मैं कैश बुक में ही करूंगा। यानी मैं अपनी कैश बुक को इन दोनों की वजह से अपडेट कर सकता हूं, ये एक रास्ता है।
और उस रास्ते के लिए क्वेश्चन कहेगा अमेंडेड कैश बुक बनाओ, यानी कैश बुक को पहले अमेंड करो, बदलो, इन चीजों का इफेक्ट ले लो। तो यानी कि हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दो टर्म आएंगी, एक तो आएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जहां पर हम इन तीनों के बारे में आपको समझाएंगे, और एक आएगी अमेंडेड कैश बुक। तो अब मैंने आपकी नॉलेज को ना नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है, नेक्स्ट लेवल पर, यकीन मानिए नेक्स्ट लेवल पर मैंने आपको पहुंचा दिया है। अमेंडेड कैश बुक जैसी टर्म मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है। अब सर बुक के पास चलते हैं। हमने बुक से पूछा कि बुक जी ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब आप मुद्दे की बात पढ़िए कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे तैयार किया जाता है टू रिकंसाइल बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। अब देखिए सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी बात वो समझ लो, मेरी कैश बुक ने बैंक का बैलेंस कुछ बता दिया और बैंक ने अपनी स्टेटमेंट के माध्यम से मुझे बैलेंस बता दिया। मैंने अकाउंटेंट को बुलाया, मैंने कहा अकाउंटेंट साहब जरा इधर आओ। मैंने कहा हमारी कैश बुक का बैलेंस और हमारी पासबुक का बैलेंस अलग अलग है। उसने कहा हाँ सर अलग अलग है। मैंने कहा कारण जरा चेक करो और कारण बताओ। तो वो चेक करेगा और इसके कारण बताएगा। उसने कहा कि सर ये चेक हैं जो आपने इशू किए थे लेकिन ये अभी तक प्रेजेंटेड नहीं है। फिर उसने मुझे बोला कि सर ये चेक डिपॉजिट हुए थे लेकिन ये अभी तक बैंक से क्लियर होके नहीं आए हैं। सर ये हमारी जो है ना ये हमारी ऑटो पेमेंट्स हो गई थी और ये हमारे बैंक ने एक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली दे दिया था, ये कारण है। सुनिए मेरी बात, अकाउंटेंट ने बताया कि सर हमारे और बैंक के बैलेंस के अंतर क्या हैं, ये अंतर है। अब मैं अगर एक भोला भाला इंसान हूं, सीधा साधा इंसान हूं, तो मैं अकाउंटेंट की बात पे भरोसा कर लूंगा कि जी अकाउंटेंट ठीक कह रहा है। लेकिन मेरी अंतर आत्मा एक आवाज देगी, कहेगी गगन तुम्हारा इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या कि तुमने अकाउंटेंट की बात पर ऐसे ही विश्वास कर लिया। हो सकता है तुम्हें झूठ बोल रहा हो सकता है तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा हो। मैंने कहा यार बात तो तेरी सही है। मैंने कहा कि लेकिन ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि बैंकिंग सिस्टम में मैं जब चेक देता हूं लेता हूं, आने जाने में टाइमिंग डिफरेंस होते हैं, तो मेरे और बैंक के डिफरेंस तो होंगे ही ना। तो मैं अब इसको कैसे वेरीफाई करूं कि अकाउंटेंट मेरे से झूठ नहीं बोल रहा। तो हमारी अकाउंट्स कहती है गगन हम बात करते हैं नंबरों में, यानी कि ये जितने भी डिफरेंसेस हैं इनका इफेक्ट आप अपनी कैश बुक के अंदर ले लो, नंबरों में बात करो, इसकी वैल्यू को यहां पे लिखो और ये जो अंतर उन्होंने बताए हैं ये या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। इनको प्लस माइनस करके आप चेक करो क्या ये बैंक बैलेंस के बराबर आ गए। अगर ये बैंक बैलेंस के बराबर आ गए तो इस बात में मजबूती आ गई, इस बात में अब ताकत आ गई कि अकाउंटेंट सही बोल रहा है। वरना हो सकता है कि अकाउंटेंट भी इतना एक्सपर्ट ना हो, कुछ छूट गया हो। यानी कि हमें जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन हमें यह दिया करेगा कि हमारे दोनों के डिफरेंस के अंतर क्या है, वो हमें क्वेश्चन देगा। हमें तो केवल उनको प्लस माइनस करके ये बैंक बैलेंस के बराबर लाना है। अच्छा जी, एक तरीका और भी है। वो तरीका यह है कि आप बैंक के बैलेंस के अंदर इन सब का इफेक्ट ले लो। और मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको उल्टा लिखता हूं, क्योंकि हमारे और बैंक में ना रिवर्स रिलेशनशिप है। तो मैं प्लस करूंगा तो माइनस हो जाएगा,
ये करके कैश बुक का बैलेंस अगर आ जाए, आपकी बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो लो, उसमें ये जो डिफरेंसेस आपको अकाउंटेंट बता रहे हैं इनका इफेक्ट डालो, और इनका इफेक्ट डालने के बाद अगर आपकी कैश बुक का अमाउंट मैच कर जाए तो इसका मतलब आपने सारे डिफरेंसेस ढूंढ लिए। जब मैं कैश बुक के बैलेंस में इन डिफरेंसेस को एडजस्ट करूंगा तो मुझे बैंक का बैलेंस मिलना चाहिए, यानी मैं यहां से यहां पहुंचूंगा और फिर उसको वेरीफाई कर लूंगा। अगर मैं बैंक के बैलेंस में प्लस माइनस करूंगा तो मुझे कैश बुक का बैलेंस मिलना चाहिए। यानी हमारे पास दो तरीके होते हैं काम करने के, कि हम कैश बुक के बैलेंस में भी प्लस माइनस करके बैंक बैलेंस तक पहुंच के वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हमने यहां से वेरिफिकेशन कर ली तो हमें इस वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका, हम बैंक के बैलेंस में भी इसका प्लस माइनस करके इसको मैच करवा सकते हैं। तो आपने दोनों में से कोई एक तरीका करना है, लेकिन रूल यहां पर यह है कि जब हम कैश बुक में प्लस माइनस करते हैं तो जो चीजें प्लस होंगी वो पासबुक वाले तरीके में जाके उल्टी होंगी, माइनस होंगी, क्योंकि हमारे और उनके बैलेंसेस ऑपोजिट होते हैं। और यही हमने आपको पूरे चैप्टर में सिखाना है। तो सर आज की इतनी लंबी क्लास का मुद्दा क्या था? आज की क्लास का मुद्दा यही तो था बेटे, जो मैंने आपको सारी बातें बता दी। रिकॉल करो मेरे साथ, क्या हमारा कैश बुक का बैलेंस और जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है क्या वो सेम आता है? प्रैक्टिकली नहीं आता, आना थ्योरेटिकली आना चाहिए, प्रैक्टिकली नहीं आता। और सेम भी नहीं आना चाहिए, ऑपोजिट आना चाहिए, वो आता नहीं है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम प्लस माइनस करके दूसरे के बैलेंस के साथ मैच करवाते हैं। ओके, ठीक है सर। अब बैंक बता रहा है कि भाई हमारी एक स्टेटमेंट होती है, हमारी एक पासबुक होती है, मैंने आपको बता दी। और फिर मैंने आपको बताया कि रीजन ऑफ डिफरेंसेस होते हैं जिसमें मेनली टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं। और टाइमिंग डिफरेंसेस में मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर आपके चेक इशूड और चेक डिपॉजिट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया हमारे कुछ रिकॉर्डिंग के डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हम डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, जैसे हमारी बैंक इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाती है, और हमारी एरर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज आपने जो मेरे साथ सीख लिया है ये हमारी आगे आने वाली प्रैक्टिकल क्लासेस का बेस वर्क बन गया है, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करके ये सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही। आप इसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की शुरुआत करेंगे। चलिए।